हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू इनकम टैक्स। आज हमारा इनकम टैक्स का 11वीं क्लास है। इस क्लास में हम बात करेंगे एग्जम्प्टेड इनकम लेके। और जब भी आपके दिमाग में एग्जम्प्टेड इनकम की बात आता है ना, तो सबसे पहले आपका जो सेक्शन याद आता है वो होता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 एक ऐसा है जिसके अंदर आपको सारे एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में बताया गया है, जो इनकम आपका ग्रॉस टोटल इनकम में काउंटिंग नहीं होता, यानी इंक्लूड नहीं होता, यानी एग्जम्प्टेड इनकम बोल के काउंट होता है। इसमें सबसे पहला हेड जो हम बात करेंगे आज वो है हमारा एग्रीकल्चरल इनकम। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में बताया गया है। और ये बताया गया कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो पूरा एग्जम्प्टेड है, बट इसका एग्जम्पशन का तरीका कुछ और है। वो हम कैसे हैं वो हम बताएंगे। पहले आप समझ लीजिए कि एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब क्या है। Agricultural income, any income derived from agricultural activity on a land situated in India। मतलब इंडिया के अंदर जो जमीन सिचुएटेड है उसके ऊपर कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से अगर आप कोई इनकम डिराइव कर रहे हो। और एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बीज लगा दिए और पेड़ उग के आ गया उसमें से इनकम, ऐसे नहीं है। खेत जोतना, बीज बुआई करना, पानी देना, उसके ऊपर फर्टिलाइज करना, उसका देखरेख करना, फिर उसमें से इनकम ड्राइव करना, ये सारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आता है। इवन आपका उस एग्रीकल्चरल लैंड को अगर तो अपने एग्रीकल्चरल पर्पस में ही किसी को किराए पे दे रखा है, चाहे एग्रीकल्चरल कोई आइटम भी अगर आपने किराए पे दे रखा है, तो वो भी आपका एग्रीकल्चरल इनकम बोल के काउंट होगा। समझ में आ गया आपको? मतलब ये हो गया कि सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी एग्रीकल्चर बोल के काउंट नहीं होता, इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अगर मैं किराए पे दे रखा है, एग्रीकल्चर लैंड को किराए पे दे रखा है, तो उसमें से जो हमारा इनकम डिराइव्ड होगा वो भी हमारा एग्रीकल्चर इनकम बोल के काउंट होगा। बट शर्त क्या है? शर्त ये है वो लैंड इंडिया के अंदर सिचुएटेड होना चाहिए और एग्रीकल्चरल पर्पस में ही यूज होना चाहिए तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है? अगर कोई आपका फार्म हाउस वगैरह है एग्रीकल्चर लैंड के साथ ही, जिसको आप कैटल का यानी आपका जो पशु है उनको रखने के लिए, फसल को स्टोर करने के लिए, इन सब पर्पस में यूज करते हैं, तो उसका भी इनकम अगर उसको किराए पे भी आप देते हो, उसका भी इनकम जो आता है वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम बोल के माना जाएगा, क्योंकि वो फुल्ली यूज किस में हो रहा है? एग्रीकल्चरल पर्पस में यूज हो रहा है। तो जब भी कोई एग्रीकल्चर पर्पस में यूज होगा वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम बोल के ही काउंट। तो आपने समझ लिए, जहां पर भी आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से इनकम अरेंज होगा, इनकम आएगा जो आपका एग्रीकल्चरल पर्पस में है। हाँ, सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज कोई होता है तो एग्रीकल्चर इनकम बोल के काउंट नहीं होता। कैसे है मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। नॉर्मली आप बीज सेल करके कोई इनकम लेते हो, आपका एग्रीकल्चर इनकम होता है। फ्लावर आप क्या करते हो? अपने खेत में फ्लावर उगाने का काम करते हो और उसके बाद मतलब बीज प्लांट करते हो, फिर इसके बाद पेड़ होता है, फिर उसके बाद फूल होता है। तो वो फूल आप बेचते हो, फ्लावर आप बेचते हो मार्केट में, उससे जो इनकम ड्राइव्ड होता है वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम बोल के काउंट होता है। बट हाँ, और एक बात पहले बता दूं, कोई पशु वगैरह रखने के लिए आपने किसी को किराए पे दे दिया, वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है? बम्बू बांस का जो ट्री होता है उसको बेच के अगर अपनी इनकम की हो, वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम बोल के काउंट होता है। बट अगर आपने पोल्ट्री कर रखे हैं, अगर आपने फिशरी कर रखे हैं, अगर आप एनिमल ब्रीडिंग का काम करते हैं, तो वो कभी भी आपका एग्रीकल्चर इनकम बोल के काउंट नहीं होगा। वो सारा एग्रीकल्चर इनकम बोल के काउंट नहीं होता। जहां पर आपका प्लांटेशन, ग्रोइंग, उसके बाद आपका सीडिंग, ये सब काम जुड़ा हुआ होता है, वो सारा आपका एग्रीकल्चर इनकम एक्टिविटी के अंदर ही आता है। इसी कारण की वजह से पहले एक टाइम था जब नर्सरी को आपका एग्रीकल्चर में माना नहीं जाता था, बट आज के टाइम में आपका 2000 के बाद ये एग्रीकल्चर इनकम जितना भी होता है वो सारा आपका मतलब जो आपका नर्सरी का एक्टिविटी होता है वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम बोल के ही माना जाता है। पहले ये माना जाता था सिर्फ आप पॉट में उसमें प्लांटेशन कर रहे हो और उसके बाद उसको बेच रहे हो तो वो एग्रीकल्चर नहीं हुआ। बट आज के टाइम में ये माना जाता है तो उसके लिए भी आपको देखरेख करना पड़ता है, बीज को रोपना पड़ता है, उसके बाद उसका प्रॉपर एक्टिविटी के द्वारा उस बीज का देखभाल भी करना पड़ता है। उसके बाद पेड़ जब उगता है, जब उसका सीडिंग के बाद जब पेड़ बाहर आते हैं, उसके बाद उसका देखभाल सही तरीके से करना पड़ता है ताकि उसका पेड़ का बड़ा हो, यानी बड़ा हो पाए, तब जाके आप इसको बेचने का काम करते हो। तो ये आपका पूरा एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। इसी कारण से अब आपका एक जजमेंट के बाद आपको ये मतलब ये डिसीजन लिया गया था कि ये भी आपका एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, इसीलिए नर्सरी से इनकम होने वाले भी आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोल के माना जाता है। ऐसे ही कुछ इनकम
कुछ एग्रीकल्चर इनकम आपका ऐसे भी होते हैं जहां पर आपका एग्रीकल्चरल एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल दोनों चीज आपका जुड़ा होता है, मतलब आपका बिजनेस एक्टिविटी भी जुड़ा होता है, एग्रीकल्चर भी जुड़ा होता है। अगर ऐसा कोई इनकम होता है तो उसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले से ही कुछ परसेंटेज आपको डिफाइन किया गया है, जैसे कि रबर के लिए, जैसे कि आपका कॉफी के लिए, जैसे कि आपका टी के लिए। इन सब के केस में आपका कुछ हिस्सा आपको माना जाता है क्या बोल के, वो एग्रीकल्चर इनकम बोल के, यानी वो एग्जम्प्टेड रहेगा पूरा पूरी, जिसके ऊपर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट आपका जो दूसरा हिस्सा रहेगा वो आपका नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर आएगा, जिसके ऊपर आपको इनकम काउंटेबल होगा और इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं रबर के हिसाब से, रबर की बात करूं तो रबर में 65% मतलब जो आपका रबर ग्रोइंग से या सेल से जो इनकम हो रहा है उसका 65% आपका माना जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम, जिसके ऊपर आपको एग्रीकल्चर इनकम की वजह से कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट रिमेनिंग जो आपका रहेगा 30% 35% वो आपका बिजनेस इनकम बोल के काउंट होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स राइज भी होगा। वही जगह पर अगर रबर की जगह मैं कॉफी की बात करूं, ये रबर जो मैंने बताया वो आपका सेक्शन 7A के हिसाब से है। 7A में इसके रबर मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग के बारे में बताया गया है, जिसमें 65% एग्रीकल्चर इनकम, बाकी 35% आपका बिजनेस इनकम, यानी 7A के हिसाब से 65% एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर में 35% आपका नॉन एग्रीकल्चर बोल के माना जाता है। तो ये था आपका हमारा रबर के लिए। अगर रबर की जगह अगर आप कॉफी की बात करें तो कॉफी आपका 7B में आता है। कॉफी में ये माना जाता है कि 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम, 40% आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब ये बात ही आता है कि ये तब होगा 60% जब ये माना जाएगा कि सिर्फ आप ग्रोइंग कर रहे हैं और उसको क्या करते हैं, ग्रोइंग करने के बाद सीधा रोस्टेड करके सेल करते हैं। ग्रोइंग, रोस्टिंग एंड सेलिंग तीनों चीज अगर एक्टिवेटेड है तो मतलब तीनों चीज अगर उसमें इंक्लूडेड है तो 60-40 के रेशियो में होता है। बट अगर सिर्फ ग्रोइंग के बराबर सेल करने का काम करते हैं तो 75% एग्रीकल्चर इनकम हो जाता है और 25% आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी बिजनेस इनकम बोल के काउंट होता है। ठीक है, वही जगह पर अगर हम बात करें टी की, टी यानी चाय, चाय की अगर बात करें जो आपका चाय का पत्ती ग्रोइंग करने का काम करते हैं और उसी को सेल करने का काम करते हैं, अगर चाय की बात करते हैं तो चाय के केस में आपको देखा जाता है 60% जो होता है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में आता है और नॉन एग्रीकल्चर में आपका 40% आता है, जो हमारे पास होता है सेक्शन 8 के हिसाब से। तो ये हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट जिनके लिए हम जहां पर एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर दोनों टाइप का इनकम इंक्लूडेड रहता है, उसके केस में कैलकुलेशन इस तरीके से होता है। सर आप बताएंगे सर ऐसा भी तो बहुत सारी जगह होता है जहां पर ऐसा भी प्रोडक्ट है जो इन तीनों में नहीं आता, जैसे शुगर कैन हो गया या कोई अदर प्रोडक्ट हो गया जो आपका जैसे कि पतंजलि का सामान मान लो, एलोवेरा, उन्होंने पहले पेड़ उगाया, उनमें से एलोवेरा का सामान निकाला, उसके बाद एलोवेरा जेल बना के मार्केट में बेच दिया। तो आप बताओ उस केस में आपका इनकम कैसे कंप्यूटेशन होगा। देखिए नॉर्मली अगर रबर, कॉफी, टी हुआ तो इनका तो बताया गया है, इनका रेट के हिसाब से कंप्यूटेशन होगा। बट जहां पर बताया नहीं गया जैसे शुगर कैन हो गया या कोई और प्रोडक्ट हो गया जिसके में आप ग्रोन भी करते हैं और उसके ऊपर प्रोडक्ट बना के आप बेचती भी है, मतलब आपका एग्रीकल्चर इनकम भी है, बिजनेस इनकम भी है। तो ध्यान रखना उसमें दो स्टेटमेंट आपका अलग अलग से तैयार करना होता है, एग्रीकल्चर इनकम का भी और आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम का भी, दोनों का स्टेटमेंट अलग अलग से तैयार करना पड़ता है और आपको दिखाना पड़ता है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आपने वो प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चरल फिनिश्ड गुड्स है उसको अपने कितने अमाउंट के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में कितने अमाउंट अपने यूज किए हैं। या फिर यहाँ पर एक काम और होता है, तो जो आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम के लिए जो सामान आप यूज कर रहे हैं, जिस सामान का आप ग्रोइंग करने का काम कर रहे हैं खेत में, उसका मार्केट रेट आप देख लीजिए। मार्केट रेट जो है उस रेट के हिसाब से आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम बोल के काउंट होगा और वही एग्रीकल्चर इनकम आपका टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगा। बाकी जो आपका रह जाएगा वो आपको क्या बोल के माना जाएगा, वो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम बोल के माना जाएगा। सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कीजिए अभी एलोवेरा की बात करते हैं। एलोवेरा मार्केट में मान लीजिए अवेलेबल है, अगर कोई फ्रीली अवेलेबल नहीं होता उस केस में जितना आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस रीजनल मतलब जो आपका लेबर होता है, एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट जितना है वो आपका जोड़ने के बाद जितना होता है वो आपका क्या बोल के माना जाएगा, एग्रीकल्चरल एक्सपेंस बोल के माना जाता है। ठीक है ना। बट जो चीज आपका मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसे एलोवेरा मान लो मार्केट में भी मिलने वाला है, मार्केट में मिलता है, ऐसे अगर मिलने वाला गुड्स होता है तो उनका मार्केट कॉस्ट क्या होता है, वही इसका एग्रीकल्चरल एक्सपेंस बोल के माना जाता है। यानी बिजनेस का टोटल इनकम में से वो एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, क्या बोल के एग्रीकल्चरल एक्सपेंस बोल के, उसके ऊपर कोई टैक्स राइज नहीं होगा क्योंकि वो एग्रीकल्चरल इनकम में है।
अगर मार्केट में वो मिलता नहीं है तो मैंने क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग या ग्रोइंग का जो कॉस्ट है प्लस उसके ऊपर अपना लेबर जो है वो लेबर आप जोड़ दीजिए कि आपने उसके ऊपर मेहनत की है, तो आपका लेबर जो बनता है एस्टिमेटेड, वो लेबर आप जोड़ने के बाद जितना एक्सपेंस आपका निकलता है वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम बोल के काउंट होगा, उसके ऊपर कोई टैक्स अराइज नहीं होगा। बाकी इनकम जो होगा वो आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा, उस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम से आपका बाकी अदर एक्सपेंस आप माइनस कर सकते हैं, बट एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई एक्सपेंस आप उसमें से माइनस अब नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए 100 रुपए का मैंने सामान बेचा था, 100 रुपए के सामान के अंदर जो मैंने रॉ मटेरियल यूज किया था उसको बनाने के लिए मेरा खर्चा हुआ था 40 रुपए और मेरा लेबर लगा था 10 रुपए का, कुल मिलाकर कितना हो गया 50 रुपए। तो 50 रुपए मेरा 100 रुपए से पहले ही माइनस कर दिया जाएगा, क्या बोल के, एग्रीकल्चरल एक्सपेंस बोल के, हो गया। तो बाकी रहेगा कितना, 50 रुपए। अब उस 50 में से मैं एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई खर्चा माइनस नहीं कर सकता, अब मैं बिजनेस रिलेटेड कोई खर्चा है तो वो माइनस कर सकता हूं, करके मेरा एग्रीकल्चरल प्रॉफिट जितना ही बनेगा, सॉरी बिजनेस प्रॉफिट जितना ही बनेगा उसके ऊपर मुझे उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली रूल है किसके लिए, अगर कोई अदर प्रोडक्ट होता है जो एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर दोनों एक्टिविटी में जुड़ा हुआ होता है। तो आपने देख लिए कि हमारा एग्रीकल्चर इनकम जो होता है वो पूरा कोई टैक्सेबल नहीं होता, मतलब टैक्स फ्री होता है, एग्जम्प्टेड होता है। और एग्जम्प्टेड किसके ऊपर बेस करके होता है, अगर कोई प्रोडक्ट आप जमीन जोतने का काम कर रहे हैं, प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, उसको उगाने का काम कर रहे हैं, उसको देखभाल कर रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं, उसके बाद उसको बेचने का काम कर रहे हैं, वो आपका एग्रीकल्चर है। इसके अलावा मैंने आपको यही बताया, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप किराए पे देते हैं जो एग्रीकल्चर पर्पस में यूज हो रहा है, या कोई एग्रीकल्चरल सामान जो आप एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, ऐसा कोई सामान जैसे ट्रैक्टर है, कोई मशीन वगैरह, अगर उसको भी आप किराए पे देते हैं तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम बोल के काउंट होगा, जिसके ऊपर कोई टैक्स अराइज नहीं होता, क्योंकि वो पूरा एग्जम्प्टेड होता है। बट हाँ, इसमें एग्जम्पशन का भी एक रूल है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पहले और एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सपोज करो कि वैसे ऑटोमेटिकली जो पेड़ वगैरह होता है जो फॉरेस्ट में ऑटोमेटिकली उगते हैं, ऐसे जो पेड़ है जिसको आपने सिर्फ देखभाल करे थे और देखभाल करके आपने बेच दिए, है ना, ऐसे अगर कोई पेड़ वगैरह है, ऐसे पेड़ अगर बेच के आपने इनकम किए हैं तो ध्यान रखना वो आपका एग्रीकल्चर इनकम बोल के माना नहीं जाएगा। अब आप बोलेंगे क्यों सर, क्योंकि वो तो आपने देखभाल तो जरूर करे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जुड़ा हुआ है। भाई एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि खेत जोतना, प्लांटेशन, ग्रोइंग, उसके बाद उसके ऊपर फर्टिलाइजेशन, आपने इसके रिलेटेड कोई काम किए थे? नहीं किए थे, सिर्फ देखभाल किए थे। और जो पेड़ आप उगा था फॉरेस्ट में वो तो ऑटोमेटिक उगा था, आपने उसके ऊपर कुछ मेहनत की ही नहीं थी। तो जब उसमें आपने मेहनत नहीं की, ऑटोमेटिकली उगा था, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोल के माना नहीं जाता। तो ऑटोमेटिकली जो घास वगैरह या कोई और पेड़ वगैरह अगर जो ऑटोमेटिकली प्लांटेशन हुआ, ऑटोमेटिकली उगा है, तो उसके लिए आपका एग्रीकल्चर इनकम बोल के कभी भी काउंट नहीं होगा। समझ गए? तो इसी कारण की वजह से अगर वैकेंट लैंड में कोई घास वगैरह बेच के आप इनकम करते हैं तो उसके से कोई भी इनकम आपका एग्रीकल्चर इनकम में जाता नहीं है। वही जगह पर अगर आप नर्सरी का काम करते हैं, मैंने आपको बताया था नर्सरी 2000 से आपका एग्रीकल्चर इनकम में आता है, उसके पहले वो नॉन एग्रीकल्चर बोल के बनाया जाता था। ये मद्रास हाई कोर्ट के हिसाब से कोर्ट के जजमेंट में 2000 में दिया गया था कि नर्सरी इज आल्सो ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चर इनकम। क्यों? उसमें भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जरूरत पड़ता है, क्योंकि देखो आप पॉट में बीज रोपण करते हो, फिर उसका देखभाल करते हो, उसका सीडिंग करते हो, उसका ब्रीडिंग करते हो, फिर उसके बाद जाके उस पेड़ उगता है, फिर आप उसको बेचते हो, है ना। तो वो भी आपका एग्रीकल्चर बोल के माना जाता है। इसी कारण से उसके ऊपर जो भी इनकम अराइज होता है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम होता है, यानी एग्जेम्प्टेड इनकम बोल के माना जाता है। समझे? अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बता रहा हूँ, जिस एग्जांपल पे आपको बताना है कि एग्रीकल्चर इनकम है या एग्रीकल्चर इनकम नहीं। अच्छा, एक बात आपको मैं बार-बार करके बताना चाहूंगा, एग्रीकल्चर इनकम के लिए लैंड जो है वो सिचुएटेड इंडिया में होना पड़ेगा। अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया से बाहर सिचुएटेड है, मान लीजिए कोई आपका जमीन है जो आपका भूटान में है या नेपाल में है, वहां पर आप एग्रीकल्चर का काम यूज करते हैं उसको, और उसका इनकम आप इंडिया में रिसीव करते हो, तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम बोल के माना नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, इंडिया से बाहर। जब कोई लैंड इंडिया से बाहर सिचुएटेड होता है और वो एग्रीकल्चरल पर्पस में यूज भी होगा तो भी उसका इनकम एग्रीकल्चर बोल के माना नहीं जाएगा। इंडिया में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोल के माना जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो चलिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर इनकम हमारा अगर 5000 से नीचे होता है तो पूरा एग्जेम्प्टेड होता है, उसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होता। सर ये क्या बात है, आपने तो बोला एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं है। मैंने आपको बोला था ना, इसके लिए कुछ थोड़ा बहुत आपका काम और बाकी है। अब उसके बारे में आप सुन लीजिए कि अगर आपका इनकम एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5000 से नीचे है तो आपका कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होता, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आपका अदर देन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। बट अब बात है, क्या बात है, सुन लीजिए ध्यान से। अगर आपका इनकम बेसिक लिमिट से ऊपर है, यानी 60 साल से नीचे है तो 2.5 लाख से ऊपर, अगर आपका उम्र 60 से 80 के बीच में है तो 3 लाख से ऊपर, अगर 80 से ऊपर है तो 5 लाख से ऊपर है, और आपका एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5000 से ऊपर है, तो ध्यान रखना वो आपका पहले ग्रॉस टोटल इनकम के साथ जुड़ के आपका उसका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा।
फिर बेसिक लिमिट के साथ एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स बनता है वो आपको माइनस कर दिया जाएगा, उसके बाद जो टैक्स बचा हुआ रहेगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली छूट है, डायरेक्टली छूट उसमें नहीं मिलेगा। बट अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है तो पूरा पूरी छूट है। 5,000 से नीचे इनकम है तो भी पूरा पूरी छूट है एग्रीकल्चर इनकम। सालाना 5,000 की बात कर रहा हूँ, मंथली 5,000 मत समझना, समझ गए ना। तो ये सर आपका छूट है, बट इस तरीके से है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से छूट है ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। और एग्रीकल्चरल का जो लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी रहता है उस बारे में मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इनकम टैक्स में भी आपको इसी तरीके से कंप्यूटेशन किया जाता है। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से कंप्यूटेशन होता है। मान लो एक एसएससी है मिस्टर नाम, जिनका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो है 5 लाख रुपए, और एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो है 1 लाख रुपए। तो आप क्या सोच रहे हो, 5 लाख में से 1 लाख माइनस हो जाएगा? नहीं, इस 5 लाख के अंदर एग्रीकल्चर इनकम जुड़ा हुआ नहीं है, अलग है, सेपरेट है, ठीक है ना। तो ये 5 लाख अलग, ये 1 लाख अलग, ठीक है। तो क्या बताया गया था, अगर 2.5 लाख से ऊपर इनकम होगा तो आपको एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। यानी टोटल इनकम कितना निकल गया, 6 लाख रुपए। अब 6 लाख के ऊपर आपका टैक्स कंप्यूट होगा। आपको पता है अगर एग्रीकल्चर इनकम वैसे डायरेक्टली छूट दिया था तो 1 लाख डायरेक्टली छूट हो गया, तो 5 लाख तक इनकम के ऊपर टैक्स कितना आता है, 12,500, और 87A के हिसाब से रिलीफ मिल जाता है 12,500 का। तो आपको टैक्स क्या देना पड़ता, 0, नील देना पड़ता, समझ गए। अगर डायरेक्ट छूट होता तो, बट डायरेक्ट छूट नहीं है, डायरेक्टली एग्जम्प्टेड नहीं है। डायरेक्टली एग्जम्प्टेड तभी है जब अगर आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख से नीचे है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है, तो ठीक है ना, तभी ये कहानी है। या तो मैंने बोला था एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से नीचे है तो होता है, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज क्या होता है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, तो 6 लाख हो गया। अब बताओ टैक्स कैसे कंप्यूट होता है। अप टू 2.5 लाख तक आपका टैक्स कितना बनता है, नील। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक टैक्स कितना बनता है, 12,500, है कि नहीं। और ये 5 लाख से 6 लाख कितना हुआ, 1 लाख। इस 1 लाख के ऊपर ओल्ड डिजाइन बिजनेस से टैक्स कितना है, 20%। कितना हो गया, 20,000, है कि नहीं। 20,000 होता है ना, कितना बन गया आपका टैक्स, 32,500। ये आपका टैक्स बन गया। अब इसमें से लेस करो टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स ऐसे नहीं लेगा कि 1 लाख के ऊपर 20% हुआ तो 20,000 माइनस हो, ऐसे नहीं लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा, बेसिक लिमिट कितना है, 2,50,000, यानी बेसिक लिमिट इसके साथ जोड़ दो एग्रीकल्चरल इनकम कितना है, एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख, टोटल कितना हो गया, 3.5 लाख, ठीक है। अब बताओ 2.5 लाख तक इनकम छूट, 2.5 लाख से ऊपर इनकम कितना हुआ, 1 लाख। इस 1 लाख के ऊपर टैक्स कितना होता है, 5% के हिसाब से बेसिक लिमिट पता है ना। 5 लाख तक इनकम के ऊपर ये तो शायद लग दिख रहा है ना, तो 5 लाख तक इनकम के ऊपर टैक्स कितना होता है, 5% के हिसाब से। तो 5% के हिसाब से 1 लाख के ऊपर टैक्स, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर बेसिक लिमिट। बेसिक लिमिट के ऊपर एक्सेस इनकम कितना है, 1 लाख। इस 1 लाख के ऊपर टैक्स कितना होगा, 5%, कितना होता है, 5,000 रुपए, ठीक है। तो 5,000 रुपए अब आप यहां से माइनस कर दो, तो आपका टैक्स कितना बन गया, 27,500, प्लस इसके ऊपर शेष और जोड़ दो 4%, तब निकलेगा आपका टैक्स। देख लिया आपने, अगर डायरेक्टली छूट होता तो आपको 1 पैसे टैक्स देने की जरूरत नहीं था, बट डायरेक्टली छूट ना होने की वजह से, इनडायरेक्टली होने की वजह से आपका इनकम बढ़ गया, और इनकम बढ़ गया तो आपको टैक्स देना बढ़ गया।
दिख रहा है आपको किस तरीके से टैक्स देना पड़ रहा है? तो ये कहानी बन जाती है। इसी कारण के वजह से बोला जाता है अगर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जम्प्टेड है पूरा पूरी। अगर आपका 5,000 से नीचे इनकम एग्रीकल्चर में तो भी आपका पूरा पूरी एग्जम्प्टेड है। अगर आपका अदर सोर्स में इनकम 2.5 लाख से ऊपर है और आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है तो आपका टैक्स का कंप्यूटेशन इसी तरीके से होगा जैसे मैंने आपको बताया, यानी इनडायरेक्टली आपके टैक्स को ये बढ़ा देता है। क्यों? देखो ना, उस इनकम की वजह से आपका टैक्स स्लैब बढ़ गया, उसकी सबसे ऊपर टैक्स काउंट हो गया, फिर एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स हुआ वो माइनस करने से क्या फायदा हुआ? टैक्स आपको देना ही पड़ गया ना। तो इसी कारण के वजह से हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड है, बट कुछ इसमें शर्तें भी है। तो वो ये शर्त था, ये समझ में आ गया आपको? तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर इनकम का कंप्यूटेशन किया जाता है जो मैंने आपको बताया। इसीलिए आप ध्यान रखना जब भी आप किसी का रिटर्न फाइल करें, अगर किसी का नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो अगर एग्रीकल्चर इनकम जितना भी होगा वो छूट हो जाएगा, और अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक छूट मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। अगर 5,000 से ऊपर है तो वो इस तरीके से टैक्स कंप्यूट होगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाता है। वो आप एक बार कंप्यूटेशन करके देख लेना जरूर कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। अगर आप मन मन में ऐसे ही सोच लेंगे कि नहीं एग्रीकल्चर इनकम तो बिल्कुल छूट है, आपको तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ऐसा अगर सोच लेंगे तो आप गलत सोचेंगे, बाद में आपको उसका पेनल्टी भरना पड़ जाएगा। इसीलिए जब भी आप किसी का इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें एग्रीकल्चर इनकम की तरफ जरूर ध्यान दें, अगर इंडिविजुअली ये चीज होता है। समझ में आ गया आपको? तो ये चीज आपने देख ली एग्रीकल्चर इनकम के केस में, आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आपको ढूंढ के बताना है कि एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। चलो इसको पहले इरेज कर देते हैं, हमने अभी तक जो किए हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। देखिए मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ अगर आपको समझ में कोई दिक्कत आया है। सपोज कीजिए मेरा नॉन एग्रीकल्चर इनकम था 5 लाख रुपए, एग्रीकल्चर इनकम था 1 लाख रुपए, तो टोटल इनकम हो जाएगा मेरा 6 लाख। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ना अगर 2.5 लाख से ऊपर होता है तो इनकम में जोड़ दिया जाता है, एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ने के बाद आपका टोटल इनकम निकल जाता है, टोटल इनकम निकल जाता है। कितना निकला? 6 लाख। अब 6 लाख तक आपका टैक्स निकाला जाएगा। 6 लाख की इनकम के ऊपर हमारा टैक्स कितना बना? 32,500 रुपए, जो आपने देखे थे स्लैब रेट में हमारा टैक्स हुआ था। 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500 और 5 लाख से ऊपर जो इनकम के उसके ऊपर 20% के हिसाब से 20,000, कुल मिलाकर 32,500 रुपए टैक्स बना था। अब इस टैक्स में से मेरा एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स है वो माइनस होगा। कैसे माइनस होगा? बेसिक लिमिट 2.5 लाख प्लस जोड़ तो उसमें आपका एग्रीकल्चर इनकम कितना था? 1 लाख। यानी सीधी सी बात बोले 2.5 लाख से ऊपर जो इनकम है उसके ऊपर 5% टैक्स। तो 2.5 लाख से ऊपर जो इनकम हुआ कितना? 1 लाख, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख था। बेसिक लिमिट के ऊपर जो इनकम हुआ है इसका 1 लाख के ऊपर टैक्स आपका बेसिक लिमिट कितना होता है? 5%। तो 5% के हिसाब से टैक्स कितना बनता है? 5 लाख, तो आपका माइनस हो गया, तो आपका टैक्स निकला, सॉरी नेट टैक्स कितना निकला? समझ में आ गया? तो एग्रीकल्चर इनकम इनडायरेक्टली आपको टैक्स बढ़ाने का मदद इनडायरेक्टली टैक्स बढ़ा देता है, मदद तो नहीं, उनका क्या होता है? आपका दिक्कत देता है। ठीक है, ये बात आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है और दूसरी बात क्या बोला कि मेरा नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक लिमिट से ऊपर है, तब ये कहानी होता है। अगर आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऊपर नहीं होता 2.5 लाख से बेसिक लिमिट से ऊपर तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 5,000 से नीचे एग्रीकल्चर इनकम होता है तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम बाकियों के लिए बात करते हैं, कुछ एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताया था। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं तब तक। देखो मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही छोटा, एक्चुअली 11 क्वेश्चन है ओनली इसलिए। बस आपको ये फाइंड करना है कि एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं, पर्टिकुलर्स यस नो। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं फिर उसका आंसर भी बता देते हैं, ठीक है? सबसे पहले बोल रहा है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर गैरेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। क्या बोला? इनकम रिसीव फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर गैरेजिंग ऑफ कैटल, कैटल रखने के लिए। किसके लिए? पूरी कैटल किस लिए यूज होता है? फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। एग्रीकल्चरल पर्पस में जो कैटल होता है उनको रखने के लिए क्या हुआ है, हमने कोई घर या लैंड जमीन किराए पे दे दिया। घर नहीं, जमीन, जमीन मैंने किराए पे दे दिया, तो उसका जो इनकम हुआ है वो किसमें जाएगा? एग्रीकल्चर में या नहीं? आप समझ गए होंगे। फिर भी आप अभी लिख के रखो क्वेश्चन को और आंसर भी आप लिख के रखो, फिर मेरे साथ आप मैच करा लेना कि सही बोल रहे हो या नहीं। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, बीज बेचने से इनकम हुआ है वो किसमें जाएगा? इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ
फ्लावर्स, फ्लावर्स फूल है, फूल का खेती की हो, उसको बेच के आपको इनकम हुआ है, किसमें जाएगा आपको बताना है। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग और फिशरी और पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरी से, पोल्ट्री फार्मिंग से या डेयरी फार्मिंग से इनकम हुआ है, बताओ किसमें जाएगा। इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, लैंड को हमने किराए पे दे दिया, जो लैंड यूज होता है किसमें, एग्रीकल्चरल पर्पस में, समझे, ठीक है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड यूज्ड इन एग्रीकल्चरल पर्पस, एक जमीन जो एग्रीकल्चर पर्पस में यूज होता है उसका रेंट जो बकाया है उसके ऊपर इंटरेस्ट अपने रिसीव किया है, तो वो इंटरेस्ट किसमें जाएगा। चलो, इनकम फ्रॉम लीज ऑफ लैंड फॉर गैरेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, कोई जमीन लीज में दिया है, वहां पर रेंट का आया था, यहाँ पर लीज में दिखा रखा है, तो बताओ क्या होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट्री, जो ऑटोमेटिकली ग्रो होता है, स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट्री को आपने बेच दिए, उससे अपना इनकम हुआ है, बताओ किसमें जाएगा। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस ओन्ड एंड ऑक्युपाइड बाय द एसएससी, ऐसे किसी के द्वारा ओन्ड या ऑक्युपाई किया जा रहा है, फॉर सुपरविजन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी, फार्मिंग एक्टिविटी को देखने के लिए, सिचुएटेड इन ए विलेज 10 किलोमीटर फ्रॉम सिटी, सिटी से 10 किलोमीटर दूर है, बताओ क्या होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम लैंड इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेच के आपने इनकम की हो एक जमीन से, बताओ कैसे में जाएगा, एग्रीकल्चर जमीन से। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज ऑफ लैंड, एक जमीन का आपने मॉर्गेज रखे थे, उसके ऊपर आपने लोन दिए थे मॉर्गेज के ऊपर बेस करके, और उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो बताओ किसमें जाएगा। ये आपको टोटल 11 क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप इस 11 क्वेश्चन को कर लिए, आप समझ लो आपका पूरा कंप्लीट हो गया, एग्रीकल्चर इनकम में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, समझे। तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं पहले वाले पॉइंट से, अपने क्वेश्चन तो लिख ही लिए होंगे। चलो, पहला पॉइंट, इनकम रिसीव फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर गैरेजिंग ऑफ कैटल, बताओ कैटल यानी पशुओं को रखने के लिए, जो एग्रीकल्चरल पर्पस में पशु यूज होता है, उनको रखने के लिए एक जमीन किराया पे दे रखा है, उस किराए से जो इनकम होगा वो क्या बोल के माना जाएगा, वो एग्रीकल्चरल इनकम बोल के माना जाएगा, तो हमने लिख दिए एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, मतलब यस। नेक्स्ट, इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, बीज बेच के इनकम हुआ है, मैंने आपको बताया सीड बेच के, चाहे बम्बू ट्री से बम्बू बेच के अगर आपने कोई इनकम करते हैं, फ्लावर ग्रोइंग से आपका इनकम होता है, वो सब किसमें जाता है, वो सब एग्रीकल्चरल में जाता है, तो ये भी जाएगा आपका एग्रीकल्चरल इनकम में। नेक्स्ट आपका वही बोल रखा है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स ग्रोइंग आपने मैन्युफैक्चर मतलब प्रोड्यूस किए थे, आपने प्लांटेशन किए थे ट्री, उसके बाद आपका फ्लावर आया, आपने उसको बेचे, बेच के जो इनकम हुआ वो भी किसमें जाएगा, वो पूरा पूरा एग्रीकल्चरल इनकम में चला जाएगा, हो गया। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, फिशरी और पोल्ट्री हो, ये आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बोल के माना नहीं जाता, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ये नहीं है, समझ गए। अगर ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है तो इसका एग्रीकल्चर इनकम बोल के क्या मतलब है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम में नहीं जाएगा, यानी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, पहले इसको नो लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, मैंने किसी को जमीन किराए पे दिया जो एग्रीकल्चरल पर्पस में उस जमीन को यूज कर रहा है, अगर एग्रीकल्चरल पर्पस में उस जमीन को यूज कर रहा है और उसको मैंने किराए पे दिया था, तो उसका जो किराए का इनकम होगा वो भी मेरा एग्रीकल्चरल इनकम बोल के ही काउंट होगा। मैंने लिख दिया यस एग्रीकल्चरल इनकम है, यानी एग्रीकल्चर बोल के लिख देता हूं इसको मैं यस की जगह पर। वैसे मेरा आंसर तो सिर्फ यस नो में करना था, बट मैं आपको थोड़ा अच्छा ही करके लिख रहा हूं एग्रीकल्चर इनकम, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट पेबल, जो आपका रेंट मिलने वाला था उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट लिए है, जमीन एग्रीकल्चरल पर्पस में यूज हो रहा है। अब एक बात, जमीन एग्रीकल्चर पर्पस में यूज हो रहा है, उसके ऊपर अगर रेंटल इनकम कर रहे हो तो आपका एग्रीकल्चर इनकम है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट उस रेंट के ऊपर ना देने की वजह से अगर आप कोई इंटरेस्ट ले रहे हो तो वो तो आपका फाइनेंशियल इनकम हो गया ना, अदर फाइनेंशियल इनकम है, तो फाइनेंशियल इनकम एग्रीकल्चर इनकम बोल के काउंट नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये नो लिख दिया मैंने, ठीक है। इनकम फ्रॉम लीज ऑफ लैंड, लीज आल्सो कंसीडर्ड एज रेंट, है ना, तो इससे जो इनकम होगा अगर कोई एग्रीकल्चर पर्पस में यूज हो रहा है वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम ही होता है, तो हमने लिख दिए ये भी हमारा एग्रीकल्चरल इनकम। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट्री
फॉरेस्ट में ऑटोमेटिकली जो ट्री बनते हैं, पेड़ ऑटोमेटिकली उगते हैं, उसके ऊपर थोड़ा बहुत देखभाल आपने करे हो, उसको कटाई की हो, उसके बाद बेच दी हो, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोल के माना नहीं जाएगा। क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पहले खेत जोता, बीज बोया, पानी दिया, खाद दिया, पेड़ हुआ, उसके बाद जो इनकम होता है वो एग्रीकल्चर बोल के माना जाता है। सिर्फ आपका ऑटोमेटिक उग के आया है, उसको आप बेच दोगे, देखभाल करोगे तो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, ऐसा मतलब एग्रीकल्चर इनकम होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब अगर ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट्री अगर बेचते हैं उसके से इनकम होता है, वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी नहीं। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। फार्म हाउस अगर इंडिया में सिचुएटेड है। दूसरी बात, अगर वो एसएससी के द्वारा एग्रीकल्चर पर्पस में यूज किया जा रहा है या किसी किराए पे दिया जा रहा है तो एग्रीकल्चर पर्पस में यूज हो रहा है, और वो लैंड के साथ ही जुड़ा हुआ है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड के साथ ही जुड़ा हुआ है। तीसरी कंडीशन आपको यहाँ पर और पूरा कर रहा है कि विलेज से मतलब आपका सिटी से 10 किलोमीटर दूर है, गांव में है, तो आपका एग्रीकल्चरल ही है, यानी एग्रीकल्चरल लैंड ही है, और एग्रीकल्चरल लैंड से अगर इनकम होता है तो एग्रीकल्चरल इनकम ही माना जाएगा, यानी ये भी आपका एग्रीकल्चरल इनकम बोल के माना जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपका पूरा कर रहा है। एक तो एग्रीकल्चरल पर्पस में यूज हो रहा है एसएससी के द्वारा, दूसरी ये गांव में ही है, यानी आपका सिटी से 8 किलोमीटर से बाहर है, सिटी से 8 किलोमीटर के बाद एग्रीकल्चर लैंड होता है तो उसको एग्रीकल्चर लैंड बोल के ही माना जाता है। समझ गए? तो एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, उसकी इनकम आपका एग्रीकल्चर इनकम में चला गया। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम लैंड इन बांग्लादेश। अब देखो यहाँ पर कहानी गड़बड़ी हो गया। क्या गड़बड़ी हो गया? लैंड जो सिचुएटेड है वो बांग्लादेश में है। मैंने आपको बताया था ना, एग्रीकल्चर लैंड अगर इंडिया में है तो तब एग्रीकल्चर इनकम बोल के काउंट होगा, बट अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में नहीं हुआ, इंडिया से बाहर हुआ, तो एग्रीकल्चर बोल कभी भी काउंट नहीं होगा। तो यानी ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, नो लिख दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज ऑफ लैंड। अभी तो बताया था मैंने, कोई जमीन तुमने लोन के केस में मॉर्गेज बोल के रख रहे हो, थोड़ी ना वो एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। आप थोड़ी ना उसमें जोत रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप तो लोन दिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो, तो लोन के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट होता है वो आपका फाइनेंशियल इनकम होता है, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अगर फाइनेंशियल इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, तो कैसे वो एग्रीकल्चर बोल के माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, यानी ये भी आपका एग्रीकल्चरल नहीं है। नो, समझ में आ गया? तो हमने समझ लिए हमारा एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सा है और कौन कौन सा हमारा एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। शायद आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है और हुआ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। समझ में आ गया आपको? फिर भी अगर कुछ डाउट या क्वेरी आपका रह जाता है, आप डाउट सेशन में इसको जरूर से क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। आइए, आपका आज के लिए इतना ही है जो आपका एग्रीकल्चर इनकम पे था। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनकम है जो आपका एग्जेम्प्टरी इनकम बोल के माना जाता है सेक्शन 10 में। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, पार्टनरशिप से मिलने वाला पार्टनर्स को जो प्रॉफिट है वो भी आपका एग्जेम्प्टेड इनकम बोल के माना जाएगा। एचयूएफ से एचयूएफ के मेंबर को मिलने वाला इनकम वो भी आपका एग्जेम्प्टेड इनकम बोल के माना जाएगा। कोई आपका स्कूल के स्कॉलरशिप वगैरह मिला है तो भी आपका एग्जेम्प्टेड इनकम बोल के माना जाएगा। ये सब भी आपका सेक्शन 10 में बोला जाता है। और भी आप पढ़ोगे सैलरी वगैरह में, हेड में देखना, बहुत सारा आपका एग्जेम्पशन बताया जाएगा, वो सेक्शन 10 के हिसाब से ही बताया जाएगा, जो हम उसमें देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।